नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल की। 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, 3 और 7, यानी कि अब 2 चरण बाकी हैं और मुकाबला काफी कड़ा कहा जा सकता है। यह वो सीट हैं जहां पे अगर बात करें 2017 की, तो भाजपा इन्हीं सीटों पे अपनी सरकार बना चुकी थी। लेकिन अभी क्या रहेगा उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है। दोनों तरफ से अगले 2 चरण के लिए काफी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, रोड शो किए जा रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और होना भी नहीं चाहिए। यही लोकतंत्र का पर्व है, इसमें लोग एंजॉय भी करते हैं और उसके अलावा मेहनत भी करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ अवनीश साख्य जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से जुड़े हैं, अरुण मिश्रा जी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं अवनीश जी आपके पास आना चाहूंगा जी। बीजेपी ये किसी के यहाँ से नॉइस आ रही है तो प्लीज इसे साइलेंट करिए। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है कहीं से, ये आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। अवनीश जी, यह वो चरण रहे हैं 5 जहां बीजेपी इन्हीं के बूते बहुमत हासिल कर चुकी थी। अभी उसे दोहरा पाएगी? जी बिल्कुल। अभी के जो 5 चरण बीते हैं उसमें जो हम लोगों का सर्वे है, हमारा अपना ये मानना है कि सरकार बनाने लायक सीटें हमारे पास आ चुकी हैं इस 5 चरणों में ही। और रहे ये 2 चरणों की बात में, तो आप देख सकते हैं ये पूर्वांचल का वो एरिया है जहां पे हमको पिछली बार भी बहुत अच्छा बहुमत मिला था। और जैसा कि हमारी जो रैलियां हो रही हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की रैलियां हों, या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी की रैलियां हों, तो जो रिस्पांस दिखाई दे रहा है उसमें आज भी हमको यही दिखाई दे रहा है कि हमारी सरकार इन दोनों चरणों में भी हमारी जो अच्छी सीटें निकल के आने वाली हैं। और ये हमारा बहुमत जो आंकड़ा है वो 300 के पार का छुएगा, ये हमारा जो है पक्का दावा है। जी अवनीश जी, मैं जी अरुण मिश्रा जी, आप जुड़ पाए हमारे साथ? मैं तो यहाँ से आवाज आपकी आ रही है सर योगेंद्र जी, लेकिन चलिए मैं आपका ऑडियो दूंगा, लेकिन आपके यहाँ से कहीं आवाज आ रही है या संदीप जी के यहाँ से आ रही है तो उसको प्लीज बंद करिए। आवाज हमारे यहाँ से नहीं आ रही होगी सर, हमारे यहाँ से नहीं आ रही, कहीं और से आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई है नहीं। और दोबारा से कनेक्ट करने के लिए कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे। जी अरुण जी चलिए आपका ऑडियो लेंगे हम, वीडियो आएगा जब आपको वीडियो पे लेंगे। अब तक 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बीजेपी के पास में पिछली मर्तबा इन्हीं सीटों के बूते सत्ता हासिल हो गई थी। इतना मेजोरिटी के लिए जो सीटें चाहिए थी वो आ चुकी थी। क्या बीजेपी इसे दोहरा पाएगी अभी? योगेश जी, जो जिस तरह से मतदान का रुझान मिल रहा है और जिस तरह से मतदान हो रहे हैं, और खास करके इधर जो तीसरी और चतुर्थ और 5वें चरण का जो ये आज मतदान हुआ है, ये जो 3 चरणों के मतदान है उनमें वो जो मत प्रतिशत का जिस तरह से आंकड़ा आना चाहिए जैसी उम्मीद थी, जबकि हर एक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तरफ से ज्यादा मतदान करने की अपील आम जनमानस से की थी, लेकिन उस अनुरूप उत्साह मत प्रतिशत में दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर ये न सिर्फ राजनेताओं के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के लिए, और साथ ही एक तरीके से जो लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें जनता का इस तरीके से जिस तरीके से उत्साह होना चाहिए वो कमोबेश नजर नहीं आया है। तो निश्चित तौर पर हर एक राजनीतिक दल या जो भी सत्ता के करीब पहुंचने के विषय पर सोच रहे थे, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आ रही हैं। क्योंकि और इसका एक और आप उदाहरण देखेंगे कि अब लगातार जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो या बहुजन समाज पार्टी की बात हो, ये अपनी पूरी ताकत के साथ अगले अंतिम चरणों के लिए अपनी पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि जो वाराणसी में है वहां कैंप तक किया जाने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जरूर है कि थोड़ा सा आम जनमानस के रुझान को दृष्टिगत रखते हुए जो मतों का या वोट पड़ने का जो रुझान नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर विचारणीय है कि स्थितियां क्या सामने उभर कर आएंगी। लेकिन हर एक राजनीतिक दल अपने अपने दावे पर अब भी कायम है। सत्ता पक्ष का अपना दावा है कि साहब
हम पुनः वापसी कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा आएंगे। चले अरुण जी वापस लौटूंगा, वापस अपने दावे पर लगा हुआ है। अरुण जी वापस लौटूंगा, संदीप जी के पास में जाना चाहूंगा। संदीप जी, अभी आपने सुना अवनीश आखे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका कहना है कि हमारा अपना सर्वे है, उसके लिहाज से हम लोग मेजोरिटी जो एक मैजिक नंबर होता है सत्ता प्राप्ति के लिए, वो हासिल कर चुके हैं। देखिए, उनका सर्वे है और उनको पूरा अधिकार है अपना सर्वे बताने के लिए, और उनको उनका अधिकार है कि वो कुछ भी बोले। वो तो ये कह सकते हैं कि 100% सीटें उनकी आ रही हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन सच्चाई ये है, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे, जरा साक्य जी बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी रैलियां की हैं? अपना गृह क्षेत्र तो छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। और दूसरा उदाहरण मोदी जी को, आप बात ये अभी अरुण जी ने बताया ही कि आज बनारस में जब लाशों के अंबाल लग रहे थे, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, तब अगर मोदी जी आए होते तो आज उनको कैंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जो है 5 साल के बीच में अपने क्षेत्र में समय दिए होते तो आज कैंप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज पूरी तरह से बीजेपी को बात जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को हर कोई समझ रहा है, साक्य जी माने या ना माने, वो अंदर खाते वो भी जान रहे हैं। हमारे बहुत सारे कल के चरण का जो चुनाव हुआ, बहुत सारे मित्रों के फोन आए, उन्होंने कहा कि स्थिति तो डामाडोल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत स्थिति गड़बड़ है, हम लोगों के जो बूथ है वहां 40% मतदान हुआ है। तब बताइए, स्थिति ये है कि जो इनका कोर वोटर है, जिनको इन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो जिनको हम लोग जब सोशल मीडिया पे अंधभक्त कहते हैं, वो अंधभक्त बेचारा आज सांड हाँकते हुए परेशान तो है। तो वो उसने क्या किया कि वो न वोट इनको देने गया और उसकी इच्छा दूसरे को भी देने की नहीं थी। तो आप इस बात को मानिए कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का जो नुकसान हो रहा है, जो कम वोटिंग हो रही है, वो बीजेपी के, मान के चलिए बीजेपी के वोटर है। आप बूथों पे जाइए, देखिए जो इनका बेस वोटर है वो निकल ही नहीं रहा है। आज जो इनके जो मतदान हो रहा है, मिल रहा है, आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उसका, बिल्कुल विपक्ष को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप फुल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अब की बार आप जो है 100 का आंकड़ा छू ले, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप जैसे जैसे मैंने बताया कि आप देखिए उत्तर प्रदेश के सारे नेता गायब हो गए हैं। आज मोदी और जो है अमित शाह जी को, और फिर से जो है कैंपेनिंग की जो है पूरी जो जिम्मेदारी होती है अपने, उनको पता चल गया कि ये फेल हो गए, ये जो उत्तर प्रदेश की हमारी लीडरशिप है वो पूरी तरह से फेल हो गई है, और अपने हाथ में लेने की उन्होंने कोशिश की है उसी तरीके से जैसे दीपक बुझने के पहले भपकता है ना बहुत तेजी से, तो वो भपक दिखाई दे रही है। और मोदी जी आइए देखिए उत्तर प्रदेश में क्या बात करेंगे। आप पूर्वांचल में बात करते हैं, आप पूर्वांचल में एक उद्योग बताइए कौन सा दिए, किसी आधार पर आप वोट मांगेंगे। आप वो पूर्वांचल में एक कोई संस्था बताइए जिसमें लोगों को रोजगार मिला हो, आपने किया हो। यहाँ तक कि जो बनारस का कारखाना था रेलवे का, उसको भी आपने बेचने का प्रबंध कर दिया। तो किस आधार पर आप वोट मांगेंगे? आज जनता इस बात को समझ गई। इनकी जो हमने कहा कि इनके जो पहले के वादे हैं उन पे झांसे में आई, लेकिन आज वो जनता को लग रहा है कि हम ठगे गए हैं। संदीप जी वापस आऊंगा, संदीप जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ, अवनीश जी के पास जाना चाहूंगा। अवनीश जी, अभी आपने सुना संदीप जी को कि इनके अपने लोग वोट डालने नहीं गए। ये पता नहीं क्यों एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज का सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी के जो लोग कोर वोटर थे वही वोट डालने नहीं गए। ऐसा लग रहा है कहीं पे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग जम के वोटिंग कर रहे हैं और ये आपको 10 मार्च को दिखाई देगा। और दूसरी 3 बातें इन्होंने जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने उठाई हैं। पहली, आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य कहीं पे रैली नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे खुद के जिले में, सुनिए, मेरे खुद के जिले में दो विधानसभाओं पे उनकी रैलियां हुई हैं। फर्रुखाबाद में अगर आप देखें तो फर्रुखाबाद सदर और कायमगंज, ये 2 रैलियां एक जिले की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे ही जो है हमारे कन्नौज में रैली हुई है, ऐसे ही जो है मेरठ में उन्होंने रैली की है। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश का पूरी लिस्ट दे सकता हूं कि जहां जहां उन्होंने रैलियां की हैं। और वो अपने चुनाव में, केशव प्रसाद मौर्य अपने चुनाव में सिर्फ 3 दिन रहे हैं, आप पता कर लीजिए, सिर्फ 3 दिन में उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है। जब चौथे चरण की वोटिंग खत्म हो गई तब वो अपने चुनाव में पहुंचे, और सिर्फ 3 दिन का उनका चुनाव है। और अपने चरण की जो 27 को जो वोटिंग हुई है उसे खत्म, उसमें वोट डालने के बाद तुरंत वो छठे चरण के चुनाव में जो है रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे हुए थे। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात पे आ जाते हैं। जैसा कि आपने जो है कहा कि अगर जो है आपने काम किए होते तो वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। क्या कांग्रेस ने 50 साल में कोई काम नहीं किया है जो आज उसको वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है? आपके नेता क्यों वोट मांग रहे हैं?
आप आपके लोग क्यों कैंपेन कर रहे हैं? भाई वोट मांगना तो राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं का अधिकार होता है। चुनाव में वो वोट नहीं मांगेगा तो क्या काम करेगा? और यहीं पे आप लोग पिछड़ जाते हैं, यहीं पे आप लोग पिछड़ जाते हैं। और एक चीज मैं और आपको मैं एक चीज और आपको सुन लीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, ठीक है ना? जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। और रही बात जो है एक मजबूत विपक्ष की, आपने बात कही, तो विपक्ष में कांग्रेस कहीं पे नहीं है। मैं आपको फिर आज लिख के दे देता हूं, 10 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की नहीं निकलने वाली है। हाँ, विपक्ष के तौर पर अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं तो वो तो एक विपक्ष के तौर पर है हमारे लिए, उसके लिए तो हम जो है सोचते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे उस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब आती है विकास की बात। अगर विकास नहीं हुआ होता तो आज ये आप देख रहे हैं गांव में भी आजकल वो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं जो कि आज शहरों में हैं, और इसीलिए हमारा वोटर खुश है। आज गांव का वोटर खुश है, उसे हर तरीके का, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय हो, आवास हो, इस हर तरीके की सारी मूलभूत व्यवस्थाएं मिली हुई हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने बात की एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है ना, रोजगार की। रोजगार जो है इस उत्तर प्रदेश में आज तक इसलिए जो है डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की अराजकता का जो है माहौल रहा है, और उस अराजकता में कोई भी जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे आके लगाना पसंद नहीं करती है, और रोजगार तो आपको फैक्ट्रियों से ही मिलेगा। हमारी सरकार ने यहाँ पे एक अच्छा माहौल क्रिएट किया है। आज लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने एकदम अच्छे लेवल पे है, और इसी वजह से कई, आपने देखा होगा जो अभी ये समिट हुआ था उसमें कई फैक्ट्रियों, चाहे वो टाटा हो, चाहे कोई और हो, सैमसंग हो, उन्होंने अपना यहाँ पे कारखाना लगाने की बात की है। क्यों? अब उन्हें लग रहा है कि यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, और जब ये कारखाने लगेंगे, जब ये फैक्ट्रियां बनेंगी, तो ही जो है इस उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है और रोजगार मिल सकता है। और ये जो कानूनी व्यवस्था है ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी है। और जैसे रही आपकी बात, आपने अभी कहा कि इस उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, तो आपकी सरकार तो जो है केंद्र में 50 साल रही है, क्या आप उस समय रोजगार को जो है यहाँ पे नहीं जनरेट कर पाए? ये तो आपकी खुद की ही जो है जवाब दिलवाता हूँ। और उनके आपके पास में वोटों का एक बार संदीप त्रिपाठी जी के पास, संदीप त्रिपाठी जी, आपने एक सवाल खड़ा किया कि अगर काम किया होता तो वोट मांगने नहीं जाना पड़ता। देखो, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप कितने ही काम किए हो, मतदाता के पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता के पास अगर नहीं जाएंगे। जी, आप बताइए। जी बिल्कुल, पहली बात तो हमने ये नहीं कहा कि वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने ये कहा कि जो मुद्दे आप बना रहे हैं इन मुद्दों की बात आपको नहीं करनी पड़ती, और आज आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगते, हमने ये बात कही। आप अगर डेवलपमेंट किए होते तो जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि कोई हमारी मृत्यु के लिए मना रहा है, कोई मौत के लिए मना रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। अरे भैया, आप बिल्कुल स्वाभाविक मृत्यु मरिए, पूरा 72 साल के लगभग हो रहे हैं, और 72 नहीं 100 जी के जाइए, और पूरी स्वाभाविक मृत्यु मरिए, और आपका भी लोटा उसी तरह घूमे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का पूरे देश में घूमा, और आपके कार्यकर्ता और आपके आने वाले आगे के नेता आपके नाम पर वोट मांगे, और जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी बैनर पोस्टर से गायब हो गए, उसी तरह कृपया आप भी गायब हो जाएंगे। ये कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि टाटा, सैमसंग, इन्होंने रोजगार की बात की, लेकिन लगा क्या ये नहीं बता पाए, हुआ क्या हुआ नहीं बता पाए। आप एक आदर्श गांव का नाम बताइए, आपके आदर्श गांव की योजना, मोदी जी पहली बार आए, योगी जी की बात जाने दीजिए, मोदी जी की बात कर लेते हैं। आदर्श गांव, एक गांव का नाम बताइए जो आपने आदर्श गांव बना दिया हो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब सुनिएगा ना महाराज, पूरा सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए जो आपने बना दिया हो। आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात सेंटर में कहते थे, 80 लाख रोजगार आपके मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ लीजिएगा। 80 लाख नौकरी देने की, सुनिएगा महोदय, 80 लाख नौकरी देने की बात आपने उत्तर प्रदेश में की थी, उसका क्या हुआ? आपने 15,000 आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही थी, उसमें कितने बने? आपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि हम जो है लड़कियों को एजुकेशन स्नातक तक फ्री देंगे, उसका क्या हुआ? आप बताइए। आपको क्या लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ? आपको क्या लग रहा है कुछ नहीं हुआ? ये देखिए, हम भाजपा नहीं, हम कांग्रेस है, मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल किया है इन्होंने, ये बता दे रहे हैं क्या किया है। इनके काम के आधार पर मैं वोट मांग ले रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं भाजपा के लिए वोट मांग ले रहा हूं। अरे जन टीवी के दर्शकों,
अगर इन्होंने कोरोना काल में लाशों के अंबार न लगाए हो, आपको अच्छी दवाइयां दी हो, आपकी सुविधाएं दी हो, तो इनको वोट दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने रोजगार दिया हो, आपके लिए रोजगार क्रिएट किया हो, तो इनको वोट दीजिए। अगर इन्होंने जो है आपके खेतों को जानवरों से नहीं चढ़वाया हो, रात भर आपको तकवाही के लिए इन्होंने बैठाला ना हो, तो आप इनको वापस आ रहा हूँ संदीप जी मैं वापस लौटूंगा, अवनीश जी संदीप जी लौटूंगा, अरुण जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं? जी योगेंद्र जी। देखिए अरुण जी, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये तो हमेशा से बातें चलती आ रही हैं कि उसने ये नहीं किया, हमने ये किया, वह धोखे में रख रहा है, उसने चीटिंग की। खैर, लेकिन इसके लिए एक परंपरा राजनीतिक दलों को खुद को शुरू करनी चाहिए कि हम जिस मैनिफेस्टो को आधार बना के, उसका नाम आप संकल्प पत्र दे सकते हैं, आप पे कुछ भी दे सकते हो उसको, लेकिन मूल भाषा में अगर हम बात करें तो उसे मैनिफेस्टो ही जाना जाएगा। उसकी जो उसका लाभार्थी है, जिसको लाभ मिला, जिस वर्ग को लाभ मिला है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जब पेश करते हैं 5वें साल में जाके, उससे पहले उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जारी करनी चाहिए कि हमारे एजेंडा जो हम लेकर के जनता के बीच गए थे, उसकी हकीकत ये है, इतने वादे हमने पूरे किए हैं, ये धरातल पे हैं, कोई भी उसकी ऑडिट कर सकता है। मुझे लगता है कि ये परंपरा शुरू करनी चाहिए, तो इसका सारा जवाब मिल पाएगा। क्या वास्तव में ये करना चाहिए? योगेंद्र जी, एक लाइन है कि तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से जब निकल जाते हैं तो सिवाय पछताने के और हाथ मलने के कुछ रह नहीं जाता है। राजनीतिक दल, वो चाहे समाजवादी पार्टी की हो या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, इनके जुबान से जो निकलना था, इनके कमान से जो निकलना था, इन सबके कमान जुबान से जो चीजें निकलनी थी वो निकल चुकी है और अंतिम चरण में है लगभग। अब पूर्वांचल और कुछ 2 चरणों का मतदान बाकी है। रहा जहां तक सवाल खाका देने का और लेने का, जब लोग सत्ता में होते हैं और जब तो दूसरे का खाका मांगते हैं, और जब दूसरा सत्ता में होता है तो पहले का खाका मांगता है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का इनकी ये नूरा कुश्ती हमेशा से चलती आई है और संसदीय परंपरा में आगे चलती भी रहेगी। रहा सवाल जनता का, तो जनता को ये राजनेता और राजनीतिक दल जितना समझते हैं कि वो जनता जानती नहीं है, वो देखती नहीं है, वो समझती नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है उसने जो किया वो कितना कर पाया या उसको कितना करना चाहिए था। जो विपक्ष में बैठा था, अगर वो सत्ता पक्ष में होता तो वो क्या करता और कितना कर पाता, और कितना उसके प्रति अपेक्षा होती है और वो कितनी अपेक्षाएं पूरी करता। इस विषय पे ये जो राजनीतिक दल और राजनेता हैं, ये जो अनुमान कायस लगा करके बैठते हैं, उनसे कहीं आगे जनता की सोच है। और शायद अब भी राजनेता और राजनीतिक दल जागृत नहीं हो रहे हैं कि वो जनता संदेशा दे रही है, ये सभी को दे रही है। वो जो सत्ता में बहुमत के साथ आने का दावा कर रहे हैं उनको भी दे रही है, और जो अपने सत्ता को वापसी और उससे बेहतर तरीके से वापसी का दावा कर रहे हैं उनको भी दे रही है। समझने की बात यह है कि राजनेता, राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस बात को समझने की जरूरत है कि जनता जो संदेश दे रही है उसको समय रहते समझें और उस पर अमल पे लाएं। ये खाका इन्हें देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, जो भी सत्ता में होगा उसे आने वाले समय में देना होगा। ये संदेश दे रही है जनता, क्योंकि ये जो दावा जिनका था सत्ता में वापसी का और जो दावा था सत्ता में दूसरे को हटा के खुद बैठने का, ये दोनों के लिए गहरी चोट है। और निश्चित तौर पर जहां तक अनुमान है कि सत्ता में वापसी होगी या नए जो दावेदार हैं उनको मिलेगा, उनको सत्ता का सुख मिलेगा, वो अंतिम 2 चरणों में काफी हद तक चीजें स्पष्ट होगी, अगर ये लोग सब मिलकर कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत प्रतिशत को बढ़ाने की अपनी अहम जिम्मेदारी को और इस व्यवस्था के प्रति जनता का उत्साह बढ़ाने में कामयाब हो पाए। तो खाका देने और लेने का जहां तक सवाल है, खाका खींचने का सवाल है, ये तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का उत्साह बढ़ेगा तो ही ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी, और निश्चित रूप से तभी पता लग पाएगा कि किसने क्या विकास किया है, किसने नहीं किया है। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी ने तो चलिए अपना दावा साबित कर दिया है कि 5 चरण में उन्हें जो मेजोरिटी चाहिए थी उतने वोट मिल चुके हैं, लेकिन अब बात है अपोजिशन की। क्या इसे आप लोग भी लागू कर रहे हैं कि हाँ, पूरा विपक्ष मिलकर के, हालांकि आप लोग सब बिखरे हुए रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से लड़ रही है, और इनका साफ कहना है कि कांग्रेस को हम कहीं फाइट में नहीं मानते हैं। देखिए, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, योगी जी हों, उनके भाषण देख लीजिए। ये लोग कांग्रेस से कितने डरते हैं, और जब ये भाषण देते हैं
तो जितनी देर ये कांग्रेस को कोसते हैं, जितना लांछन कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं, उतना किसी पार्टी पे नहीं लगाते हैं। हमारे मित्र ने अभी कही, एक बात कही कि आपने 50 साल काम किया होता, तो आपने काम नहीं किया, इस वजह से आप हट गए। तो भैया आपको बता रहा हूं मैं, जो जितनी जिस रेल से चलते हैं, जितनी रेल की पटरियां बिछी हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम लगे हैं जो मोदी जी बेच रहे हैं वो, और जितना IIM IIT जितना कुछ है, जितने बांध बने हैं, जितने जो है अस्पताल, यहाँ तक कि देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की बड़ी विडंबना है। कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, कांग्रेस के बनाए हुए विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, और किसी को IIT IIM MBBS करना होता है तो कांग्रेस के बनाए हुए विद्यालय में करते हैं, और उसके बाद कांग्रेस को ही आके कोसते हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। आइए आप उत्तर प्रदेश को एक नई राह दिखाइए। समय कम है। एक सवाल में अवनीश जी से लूंगा। अवनीश जी, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस से जो अभी आपसे सवाल कर रही है उसमें दम है। आपकी पार्टी के तमाम नेता जब यूपी में सभा कर रहे हैं तो उनके मुंह पे परिवारवाद, गांधी परिवार ये जरूर होता है। फाइट में नहीं है तो चर्चाएं क्यों होती हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना इसलिए चाहूंगा, जैसे अभी हमारे जो प्रवक्ता जी थे, जो दूसरे वाले, उन्होंने एक बात कही थी कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का शासन, यानी जनता का कोई भी व्यक्ति जो है एक सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्या कांग्रेस में वाकई में लोकतंत्र है? आज भी वहां परिवारवाद इतना हावी है, एक राजतंत्र की तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनका सवाल अवनीश जी, उनका सवाल ये है कि उनके बेटे राहुल गांधी बनेंगे। अवनीश जी, उनका सवाल है कि अगर कांग्रेस फाइट में है तो जिक्र क्यों हो रहा है? बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कौन है? राजवीर सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? पंकज क्या कोई पीयूष गोयल कौन है? कितने परिवारवाद के उदाहरण? आपकी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद नहीं है, बनते आए हैं आजादी से, और आज भी तो बनते आएंगे। चले मैं समय कम है अवनीश जी, संजीव जी, समय कम है। मैं माफी चाहूंगा, मैं कभी और दोबारा इस मुद्दे को लूंगा। मैं सॉरी अवनीश जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, यूपी में 5 चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है, और इसे कहें कि लगभग 70% सीटों का वहां पे अभी तक मतदान हो चुका है, और 2 चरण अभी बाकी हैं। देखना होगा कि ये सब कुछ जो हम कवायद कर रहे हैं, जो दावे हैं, उसके हकीकत का पता तो 10 मार्च को ही लगेगा कि कौन जंग जीतता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।